हेलो फार्मा एस्पिरेंट्स। तो आज मैं डिस्कस करने जा रही बी फॉर्म थर्ड सेमेस्टर के फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सेकेंड के 2 मार्क्स में पूछे जाने वाले कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए, डिफाइन हकल्स रूल। हकल्स रूल क्या है? तो देखिए, जो हकल्स रूल है वो हमेशा जो एरोमेटिसिटी होती है, मीन्स कोई कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं है, तो उसको डिफाइन करने के लिए हम हकल्स रूल का यूज़ करते हैं। हकल्स रूल के अपने कुछ क्राइटेरिया हैं जिससे ये पता चलेगा कि वो कंपाउंड एरोमेटिक है कि नहीं। पहला चीज़ कि जो हमारे पास में स्ट्रक्चर है वो देखिए साइक्लिक है कि नहीं है। अगर साइक्लिक है तो साइक्लिक के साथ साथ वो प्लेनर है या फिर नहीं। और अगर प्लेनर है तो प्लेनर के साथ साथ उसमें जो कॉन्जुगेशन है, मीन्स डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड, वो कॉन्जुगेशन में है कि नहीं, ये चीज़ देखना है। प्लस एक यहाँ पर और एक फॉर्मूला है, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन वहाँ पर होने चाहिए। ठीक, तो देखिए जैसे कि आपके पास में एक एग्जांपल है बेंजीन। बेंजीन में आपको देखने को मिल रहा है कि ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ठीक, साइक्लिक के साथ साथ ये प्लेनर भी है, क्योंकि इसमें जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन पाया जाता है। और दूसरी चीज़ ये है कि इसमें आपको जो डबल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड देखने को मिलेंगे आपको, और फुल्ली कॉन्जुगेशन में भी है, मीन्स यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में यहाँ पे अरेंज है। और अगर यहाँ पर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन मीन्स ये फार्मूला लगाते हैं तो जिसके बाद यहाँ पर हमें क्या है कि एक होल नंबर मिलेगा आपको, 1 के आसपास आपको मिलेगा। तो ये डिफाइन करेगा कि हाँ, यहाँ पर जो आपका बेंजीन है ये आपका एरोमेटिक है। ठीक, तो मीन्स ये जितनी भी क्राइटेरिया है उसको फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पर जो आपका बेंजीन है वो हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है और यहाँ पर आपका बेंजीन एरोमेटिक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। आउटलाइन द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ सैक्रिन। सैक्रिन का स्ट्रक्चर और उसके यूज़ के बारे में आपको बताना है। तो देखिए क्या है, अगर स्ट्रक्चर के बारे में बात की जाए तो देखिए सैक्रिन जो वर्ड है, एस फॉर याद रखेंगे, एस फॉर सल्फ़र, मीन्स इसकी स्ट्रक्चर में आपको सल्फ़र देखने को मिलेगा। ए फॉर अमीन, मीन्स इसकी स्ट्रक्चर में आपको अमीन भी देखने को मिलेगा। और जो लास्ट में लगा हुआ है रिन, रिन मतलब याद रखिएगा रिंग। कौन सी रिंग? बेंजीन रिंग। ठीक, तो यहाँ पर आपको एक बेंजीन रिंग और आप उसके साथ साथ यहाँ पे 5 मेंबर का भी रिंग है जहाँ पर आपको कीटोन ग्रुप लगा हुआ है और अमीन है और सल्फ़र, सल्फ़र के साथ में 2 और ऑक्सीजन अटैच है। ठीक, तो ये आपको थोड़ा सा याद करना रहेगा, याद कर लीजिएगा। स्ट्रक्चर 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे हो जाएगा। और यूजेस देखिए क्या है। पहली चीज़ तो जो सैक्रिन है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर की तरह यूज़ करते हैं। ये नॉन कैलोरिक स्वीटनर होता है और जो सुक्रोज़ होता है उससे 300 से 400 टाइम ज़्यादा मीठा होता है। और इसका यूज़ हम ज़्यादातर जो स्वीट प्रोडक्ट होते हैं उनको बनाने के लिए हम करते हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, वाई एलिफैटिक अमीन आर मोर बेसिक देन एरोमेटिक अमीन। एलिफैटिक अमीन ज़्यादा बेसिक क्यों है एरोमेटिक अमीन से? मीन्स एलिफैटिक अमीन का मतलब यहाँ पर जो अमीन ग्रुप है वो आपके चैन फॉर्म में होगा और एरोमेटिक अमीन मीन्स यहाँ पर जो अमीन ग्रुप है वो किसी एक रिंग के अंदर होगा। ठीक, तो देखिए इसमें क्या है, एलिफैटिक अमीन आर स्ट्रॉन्गर बेसिस देन एरोमेटिक अमीन। देखिए मैंने आपको पहले ही बताया था कि नाइट्रोजन के ऊपर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होगा वो उतना ज़्यादा डोनेट करेंगे और जितना ज़्यादा डोनेशन होगा उतना अच्छा हमारा बेस होगा। तो जो एलिफैटिक अमीन होता है मीन्स जो चेन के फॉर्म में अमीन अटैच होते हैं वहाँ पर इलेक्ट्रॉन रेजोनेंस में नहीं जाते। तो रेजोनेंस में नहीं जाते तो जिसकी वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के ऊपर अवेलेबल होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन मीन्स नाइट्रोजन के थ्रू आसानी से डोनेट किए जा सकते हैं, जिसकी वजह से एलिफैटिक अमीन एक अच्छा बेस होता है। लेकिन जो एरोमेटिक अमीन है वहाँ पर जो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो बेंजीन रिंग में रेजोनेंस के फॉर्म में मीन्स रेजोनेंस के फॉर्म में वहाँ पे डीलोकलाइज्ड हो जाते हैं।
जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी है नाइट्रोजन के ऊपर वहाँ पे कम होती है। इस रीज़न से एरोमेटिक अमीन लेस स्ट्रॉन्ग मीन्स लेस बेसिक होता है देन एलिफेटिक अमीन से। ठीक हाँ, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आउटलाइन द स्ट्रक्चर एंड यूजेस ऑफ एरिल डाइजोनियम क्लोराइड। आपको यहाँ पे एरिल डाइजोनियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर बनाना है और इसका यूज़ देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर मैंने बनाया हुआ है, एक बार यूज़ देख लीजिए क्या है। जो डाइज होती हैं, जो पेंटिंग के लिए डाइज होती हैं, उनके सिंथेसिस में इसका यूज़ किया जाता है। कुछ एरी हाइलाइट्स होते हैं, उनके लिए उनके सिंथेसिस में भी इसका यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको कुछ ऐसे केमिकल्स हैं जिनके सिंथेसिस में इनका यूज़ किया जाता है, जैसे साइनोबेंजीन हो गया, हाइड्रोकार्बन्स हो गया, फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड। मीन्स इनके सिंथेसिस के लिए डाइजोनियम क्लोराइड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? डिस्टिंग्विश बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो देखिए, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बीच में आपको कुछ डिफरेंस बताने हैं। पहली चीज़ क्या है? सैचुरेटेड मतलब क्या है? सैचुरेटेड मतलब सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड मीन्स डबल या फिर ट्रिपल बॉन्ड। तो ऐसे फैटी एसिड जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है वो सैचुरेटेड फैटी एसिड है, लेकिन जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाए जाते हैं वो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है। तो देखिए, जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, अगर घर में आपको डालडा घी अगर प्रेजेंट होगा, सभी लोगों के घर में होता है, देखे भी होंगे, तो वो आपका एक एग्जांपल है सैचुरेटेड फैटी एसिड का। अगर उन्हें मीन्स अगर उनको यूज़ करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, उसको मेल्ट करना पड़ता है। एक तरीके से उसका मेल्टिंग पॉइंट भी थोड़ा हाई होता है। पहले आप उसको मेल्ट कीजिए, देन आप उसको यूज़ कर सकते हैं। दूसरी चीज़ ये होता है कि उनका जो लाइफ टाइम होता है, मीन्स सेल्फ लाइफ होता है, वो जल्दी ख़राब भी नहीं होते, इसलिए इनका जो सेल्फ लाइफ है वो भी ज़्यादा लंबे समय तक का होता है, मीन्स हाई होता है। दूसरी चीज़ है कि जो इनकी रेंसिडिटी है, मीन्स ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इनका ख़राब हो जाना वो बहुत ही कम होता है। लेकिन जो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड है, जैसे कि घर में आपको सरसों का तेल नॉर्मली मिल ही जाता है, तो वहाँ पे उनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत ही कम होता है। प्लस ये आपके रूम टेम्परेचर पर लिक्विड भी होते हैं और इनका जो सेल्फ लाइफ होता है वो बहुत ही कम होता है और ये बहुत ही जल्दी ख़राब भी हो जाते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस है, आप एक बार इसको देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिस्कस द टर्म ड्राइंग ऑयल। तो देखिए, ड्राइंग ऑयल का मतलब क्या है यहाँ पे? मीन्स मेरे पास में ऐसा कोई ऑयल है जो पहले से मेल्ट है और जब वो एयर के एक्सपोज में आया तो वो फिर से क्या हो गया, एज अ सॉलिड फॉर्म में वो कन्वर्ट हो गया। तो यही कहला रहा है आपका क्या? ड्राइंग ऑयल। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ए ड्राइंग ऑयल इज़ एन ऑयल दैट हार्डन टू अ टफ सॉलिड फिल्म आफ्टर अ पीरियड ऑफ एक्सपोजर टू एयर। मीन्स एयर के कांटेक्ट में आते ही वो एक सॉलिड फिल्म के रूप में ये कन्वर्ट हो जाता है। ठीक, और इसका ज़्यादातर हम यूज़ किस में करते हैं? जो ऑयल पेंट्स होते हैं, वर्निशेस होते हैं, उनको बनाने के लिए इनका हम यूज़ करते हैं। ठीक, यहाँ पे एग्जांपल है, एक बार आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक्सप्लेन वाई साइक्लोपेंटेन इज मोर स्टेबल देन साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन। तो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो हमारा नॉर्मल टेट्राहेड्रल वैल्यू होता है, मीन्स टेट्राहेड्रल वैल्यू एंगल है, वो 109 डिग्री 5 मिनट होता है ना, या फिर 109 डिग्री 28 मिनट भी कह सकते हैं। इतना हमारा नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल होता है। लेकिन अब क्या है, देखो कि जब ये वैल्यू कम या ज़्यादा होती है तो क्या होता है कि आपको वहाँ पर कुछ स्ट्रेन मीन्स तनाव देखने को मिलेगा। तो ये जो स्ट्रेन लग रहा है उसको हम कहते हैं एंगल स्ट्रेन। मीन्स वहाँ पर जो एंगल में जो स्ट्रेन आया, रीज़न क्या था? क्योंकि हमने क्या किया है कि जो नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल था उससे या तो उसको कॉम्प्रेस कर दिया है, उस एंगल से उसको कॉम्प्रेस करके 60 डिग्री या 90 डिग्री या 108 डिग्री यहाँ तक हमने उसको बनाया, या फिर उसको हमने क्या कर दिया, एक्सपेंड फॉर्म कर दिया, जैसे 120 डिग्री। तो अगर ये एंगल में जो डिफरेंस आ रहा है, डिफरेंस क्या है? 109 डिग्री 28 मिनट से कम या ज़्यादा अगर यहाँ पे आपको एंगल में वैल्यू एंगल देखने को मिल रही है तो इससे क्या होगा कि आपको एक स्ट्रेन देखने को मिलेगा। ये स्ट्रेन क्या करेगा कि जो आपकी नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल है उसको अचीव करना चाहेगा।
अगर वो अचीव नहीं कर पाएगा तो वहाँ पर कुछ ना कुछ वहाँ पे स्ट्रेन या तनाव आपको देखने को मिलेगा। तो जो साइक्लोपेंटेन है उसमें क्या था कि जो एंगल स्ट्रेन यहाँ पे आपको देखने को मिला था वो था 1.5 डिग्री। क्यों? क्योंकि साइक्लोपेंटेन में जो बॉन्ड एंगल है वो है कितना, 108 डिग्री। मीन्स लगभग आपको 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास की वैल्यू देखने को मिल रही है। इस रीज़न से इसमें जो एंगल स्ट्रेन लग रहा है वो 1.5 डिग्री का लग रहा है। लेकिन अगर आप साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन में देखें तो यहाँ पर जो डिफरेंस आपको देखने को मिल रहा है वो 9 डिग्री 44 मिनट, या फिर साइक्लोप्रोपेन में 24.75 मीन्स 24 डिग्री 75 मिनट, ऐसा कुछ एंगल स्ट्रेन आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो एंगल स्ट्रेन, जो ये वर्ड है एंगल स्ट्रेन, यही जो वर्ड है यही सबसे मेन डिपेंड कर रहा है साइक्लोप्रोपेन की स्टेबिलिटी में और साइक्लोब्यूटेन की स्टेबिलिटी में। इसलिए जो साइक्लोपेंटेन है यहाँ पर एंगल स्ट्रेन कम है, लेकिन साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन में एंगल स्ट्रेन ज़्यादा होने की वजह से ये लेस स्टेबल होते हैं एज़ कम्पेयर टू साइक्लोपेंटेन। ठीक, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, साइक्लोपेंटेन इज़ मोर स्टेबल देन साइक्लोप्रोपेन एंड साइक्लोब्यूटेन बिकॉज इट्स कार्बन 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 bond angle are very close to the ideal tetrahedral angle which minimizing angle strain। ठीक, तो 7 क्वेश्चन जो कि पहले डिस्कस हो चुका था, अब ये 8वां क्वेश्चन आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो देखिए क्या है क्वेश्चन, मेंशन ऑर्थो मेटा एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप विथ एग्जांपल। मीन्स आपको ऐसे कौन कौन से ग्रुप हैं जो कि ऑर्थो मेटा और पैरा डायरेक्ट मीन्स पैरा पोजीशन पर किसी भी इलेक्ट्रोफाइल को मीन्स जैसे कि अट्रैक्ट करते हैं या फिर वहाँ पे भेजते हैं जा कर के वो अटैच हो। तो देखिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टर में आपको एग्जांपल में देखने को मिलेगा हाइड्रोक्सिल ग्रुप और अमीन ग्रुप। ये क्या करते हैं कि अपने जो इलेक्ट्रॉन हैं वो बेंजीन रिंग में मीन्स बेंजीन रिंग को डोनेट कर देते हैं, और उस रिंग को डोनेट करने के बाद वहाँ पे क्या करेंगे, वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएंगे, जिसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से ऑर्थो और पैरा पोजीशन एज अ न्यूक्लियोफाइल्स की तरह काम करेंगे। तो आपको पता होगा कि जिसके पास में ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होता है वो न्यूक्लियोफाइल्स की तरह काम करते हैं, और न्यूक्लियोफाइल हमेशा इलेक्ट्रोफाइल से जाकर के अटैच होते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रोफाइल होगा अगर वो बेंजीन रिंग में अगर आकर के अटैच होगा तो वो ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पर ही अटैच होगा। किस रीज़न से, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्सिल और ये जो अमीन और इसके अलावा जो ग्रुप हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप हैं, मीन्स अपने इलेक्ट्रॉन को रिंग के अंदर डोनेट करते हैं। तो जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किस पोजीशन पे बढ़ेगी, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, जिसकी वजह से कोई भी इलेक्ट्रोफाइल अगर आकर के अटैच होंगे तो वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर ही आके अटैच होंगे। ठीक, मेटा पोजीशन पर वो अटैच नहीं होंगे। और देखिए यहाँ पे मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में कौन से हैं, यहाँ पे आपको नाइट्रो ग्रुप मिल जाएगा, साइनाइड मिल जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, एल्डिहाइड ग्रुप है। ये सारे ग्रुप क्या करते हैं, जो मेटा पोजीशन है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाते हैं, जिसकी वजह से जो कोई इलेक्ट्रोफाइल्स होगा वो जा कर के मेटा पोजीशन पर जा कर के अटैच होगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा ये थोड़ा सा डिफरेंस। मीन्स जैसे ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप में ये जो कुछ एग्जांपल है, अगर ये किसी रिंग पर अटैच है तो ये क्या करेंगे, ऑर्थो और पैरा पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएंगे और क्या करेंगे, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल को वहाँ पर ही अटैच होने के लिए बोलेंगे। लेकिन मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप में अगर ये सारे ग्रुप अटैच हैं किसी रिंग से तो ये क्या करेंगे, मेटा पोजीशन पर क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ाएंगे और कहेंगे कि कोई जो इलेक्ट्रोफाइल है वो जा कर के बस वहीं पे अटैच हो, उसके अलावा कहीं और नहीं अटैच होंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या है। राइट स्ट्रक्चर एंड यूज़ ऑफ क्रिसॉल एंड रिजॉर्सिनॉल। क्रिसॉल और रिजॉर्सिनॉल का स्ट्रक्चर और यूज़ लिखना है। यहाँ पे जो क्रिसॉल है यहाँ पे उसके 3 मीन्स सेम स्ट्रक्चर हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है, पोजीशन में डिफरेंस होने की वजह से यहाँ पे मैंने तीनों स्ट्रक्चर को बना दिया है, मेटाक्रिसॉल, पैराक्रिसॉल और ऑर्थोक्रिसॉल। मीन्स यहाँ पर जो मिथाइल ग्रुप है अगर वो मेटा, पैरा और ऑर्थो पोजीशन पर जुड़ रहा है तो जिसकी वजह से यहाँ पे उसके स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। ठीक,
मीन्स आपके पास में एक फिनॉल होगा और फिनॉल के साथ में एक मिथाइल ग्रुप अटैच होगा, तो वो आपका कहलाता है क्या, क्रिशॉल। और क्रिशॉल का यूज़ हम कैसे करते हैं, एज अ डिसइंफेक्टेंट और एंटीसेप्टिक के रूप में करते हैं, सॉल्वेंट के रूप में भी करते हैं, प्रिजर्वेटिव और कुछ पेस्टिसाइड्स मतलब कीटनाशक होते हैं, इनके प्रोडक्शन के लिए भी एज अ इंटरमीडिएट के फॉर्म में भी इनका यूज़ किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। सॉरी, रिजॉर्सिनॉल भी अभी है। तो रिजॉर्सिनॉल में क्या रहेगा, आपके पास में बेंजीन रिंग रहेगी और बेंजीन रिंग के साथ में जैसे कि आपको यहाँ पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप देखने को मिल रहे हैं, ये दोनों अटैच रहेंगे। ठीक, और इसके यूजेस क्या हैं, इसके यूज़ है सेम टू सेम था जैसे उसका यूज़ था क्रिशॉल का, एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट के रूप में, और एनालिटिकल रिएजेंट मीन्स एज अ सॉल्वेंट के रूप में भी यूज़ करते हैं, और कुछ ऐसे डाइज होते हैं उनको बनाने के लिए भी इनका यूज़ किया जाता है, और कुछ जैसे प्रॉब्लम होते हैं एक्ने और डर्मेटाइसिस मीन्स स्किन रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनके ट्रीटमेंट में भी इसका यूज़ किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ सपोनिफिकेशन वैल्यू। तो देखिए सपोनिफिकेशन वैल्यू का हम यूज़ किस लिए करते हैं। पहली चीज़ तो ये है कि अगर मेरे पास में कोई फ़ैट या ऑयल है तो वो उस फैट और ऑयल में जो हमारा फैटी एसिड है उसका मॉलिक्यूलर वेट कितना हो सकता है, कंपोजिशन क्या है फैटी एसिड्स के, इसको हम यहाँ पे डिटरमाइन करते हैं। साथ ही साथ सपोनिफिकेशन वैल्यू मीन्स मेज़र कैसे किया जाता है, इसमें क्या क्या करते हैं कि हमारे पास में कोई एल्कली या तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं और देन उसके बाद उसके साथ में टाइट्रेशन करते हैं और ये देखते हैं कि कितना मिलीग्राम हमें यहाँ पे एल्कली की ज़रूरत है जिससे कि वो फ्री फैटी एसिड यहाँ पे सपोनिफाई हो जाए और वो कन्वर्ट हो जाए सोप के फॉर्म में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, गिव स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ साइक्लो एल्केन। यहाँ पे आपको साइक्लो एल्केन है उनके स्टेबिलिटी ऑर्डर को बताना है। यहाँ पे ऐसा कोई कुछ पूछा नहीं है कि बेयर के थ्रू या फिर सचे मोहर के थ्रू, तो आपको एक सिंपल साइक्लो एल्केन की स्टेबिलिटी को बताना है। तो देखिए सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या है, साइक्लोहेक्सेन, फिर साइक्लोपेंटेन, साइक्लोब्यूटेन और साइक्लोप्रोपेन लीस्ट स्टेबल है। ठीक, देखिए बेयर स्टेन में थोड़ा सा यहाँ पे डिफरेंस होता है कि साइक्लोपेंटेन को बोला गया है कि वो ज़्यादा स्टेबल है साइक्लोहेक्सेन के कंपैरिजन में, लेकिन यहाँ पर ऐसा क्वेश्चन में नहीं दिया है कि बेयर के अकॉर्डिंग बताइए स्टेबिलिटी। तो आपको यहाँ पे एक सिंपल जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है उसी को लिखना है, साइक्लोएल्किन की जो स्टेबिलिटी ऑर्डर है ये सिंपल मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको सेम चीज़ लिखना है। ठीक, ना कि आपको बेयर के अकॉर्डिंग बताना है ना किसी अदर के अकॉर्डिंग। ठीक, तो देखिए यहाँ पे क्या है, साइक्लोहेक्सेन मोस्ट स्टेबल है और साइक्लोप्रोपेन लीस्ट स्टेबल है। क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि जो साइक्लो एल्केन में मीन्स साइक्लोहेक्सेन है उसका जो चेयर और बोट फॉर्म होता है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। स्टेबल क्यों है, क्योंकि जो चेयर और बोट फॉर्म है वहाँ पर जो एंगल स्ट्रेन है वो कम हो जाता है। एंगल ऑफ स्ट्रेन जो होता है, आपको पहले भी मैंने बताया था कि एंगल ऑफ स्ट्रेन की वजह से यहाँ पे स्टेबिलिटी में जो साइक्लोएल्केन की स्टेबिलिटी है वहाँ पे डिफरेंस आता है, लेकिन जो साइक्लोहेक्सेन है उसमें चेयर और बोट फॉर्म का मीन्स बोट फॉर्म में ये लोग कन्वर्ट होते हैं, अपने आप को मीन्स कन्वर्ट करते हैं, जिसकी वजह से इनमें जो स्ट्रेन होता है एंगल ऑफ स्ट्रेन होता है वो कम होता है। लेकिन जो साइक्लोप्रोपेन है उसमें ज़्यादा आपको एंगल ऑफ स्ट्रेन देखने को मिलेगा, इस वजह से ये लीस्ट स्टेबल होता है। ठीक, तो साइक्लोहेक्सेन की स्टेबिलिटी यहाँ पे जो 2 कन्फर्मेशन बनते हैं चेयर और बोट फॉर्म, इस रीज़न से इसकी स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन साइक्लोप्रोपेन में ऐसा कुछ भी नहीं है, वहाँ पर स्ट्रेन ज़्यादा रहता है इसलिए ये लीस्ट स्टेबल होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, व्हाट आर द यूजेस ऑफ ट्राइफिनाइल मीथेन। ट्राइफिनाइल मीथेन के क्या यूज़ है, तो अगर कभी भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछता है तो आपको स्ट्रक्चर ज़रूर बनाना है, आप स्ट्रक्चर बनाइए देन उसके बाद यूज़ लिखिए। तो यहाँ पे मैंने ट्राइफिनाइल मीथेन का स्ट्रक्चर बना दिया है। ट्राइफिनाइल मतलब यहाँ पे 3 आपको बेंजीन रिंग बनाने हैं, देन वहाँ पे आपको जो कि मीथेन से अटैच रहेगा। ठीक, तो इस तरीके से आप स्ट्रक्चर बनाइएगा। उसके बाद यूजेस में देखिए इसका हम यूज़ एज अ एंटीसेप्टिक की तरह यूज़ करते हैं, एंटी माइक्रोबियल की तरह भी यूज़ करते हैं, और कुछ डाइज और पिगमेंट होते हैं उनके सिंथेसिस में भी इनका यूज़ किया जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए,
मेंशन यूजेस ऑफ नेपथलीन। नेपथलीन के यूज़ आपको बताने हैं। तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि स्ट्रक्चर के साथ में यूज़ बताइएगा। तो यहाँ पे स्ट्रक्चर देख लीजिए, जहाँ पर 2 बेंजीन रिंग है और दोनों बेंजीन रिंग को फ्यूज़ करके एक सिंगल यहाँ पे रिंग के फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है। तो ये आपका नेपथलीन का रिंग है। नेपथलीन का स्ट्रक्चर हो गया। देन यूज़ इसको हम मोथ बॉल्स के रूप में भी यूज़ करते हैं, और कुछ फैब्रिक्स होते हैं उनको पेट्स से बचाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। इंसेक्टिवसाइड के रूप में भी यूज़ करते हैं, और कुछ डाइज और पिगमेंट के सिंथेसिस में एज अ प्रिकर्सर के रूप में यूज़ किया जाता है, और लेबोरेटरी में एज अ सॉल्वेंट की तरह इनको यूज़ करते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, डिफाइन साइक्लोएल्केन। साइक्लोएल्केन क्या है, उसका डिफिनेशन लिखना है। ठीक, हाँ, साइक्लो का क्या मतलब है? साइक्लो मतलब है कि एक साइक्लिक होगा, मीन्स ऐसा कोई कंपाउंड होगा जो कि साइक्लिक होगा। और एल्केन, एल्केन मीन्स यहाँ पे कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन होंगे और इसके साथ में कोई भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगा, मीन्स सिंगल बॉन्ड होंगे। ठीक, तो देखिए डिफिनेशन से क्या है, साइक्लोएल्केन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, मीन्स हाइड्रोकार्बन मीन्स कार्बन और हाइड्रोजन, और सैचुरेटेड मीन्स यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन होंगे, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, सैचुरेटेड मीन्स सिंगल बॉन्ड और अनसैचुरेटेड मीन्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड। तो साइक्लोएल्केन आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड एंड कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा और कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक, और ये मिल करके एक रिंग स्ट्रक्चर को फॉर्म करेंगे, और इनका एक जनरल फार्मूला है CnH2n। यहाँ पे कुछ एग्जांपल है। ठीक, अगर कभी भी ऐसे कुछ डिफिनेशन पूछते हैं तो आपको वहाँ पे 1-2 एग्जांपल लिखना कंपलसरी है। ठीक है, ये आपके नंबर को बूस्टअप करते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। ये हम क्वेश्चन 15, व्हाट इज़ फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन क्या होता है, आपको उसके बारे में बताना है। ठीक, देखिए इसमें नॉर्मल कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे आपके पास में एक बेंजीन रिंग रहेगा और उसके साथ साथ आपको एक एसाइल ग्रुप चाहिए। तो मैंने यहाँ पे ले लिया था एसिटाइल क्लोराइड, और एक आपके पास में होना चाहिए लोविस एसिड। तो लोविस एसिड के फॉर्म में मैंने AlCl3 को ले लिया एज अ कैटलिस्ट के फॉर्म में। ठीक, जब इनका हम रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास में यहाँ पे एसिटोफिनोन बनेगा और HCl निकलेगा। ठीक, आपको एक चीज़ पहले ही मैं बता देती हूँ कि जो बेंजीन होता है वहाँ पे हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, एडिशन रिएक्शन नहीं होता। ठीक, सब्स्टिट्यूशन का मतलब यहाँ पे नॉर्मल अगर लैंग्वेज में समझा जाए तो अगर आपको कुछ नया चाहिए तो आपके पास में जो पहले से कोई चीज़ प्रेजेंट है उसको आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मीन्स कुछ अगर आपको नया चाहिए तो आपको पुराना चीज़ देना पड़ेगा। तो जैसे बेंजीन के पास में एक हाइड्रोजन था, तो वो हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ में निकल गया, तो HCl फॉर्म में यहाँ पे रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पे जो बचा हुआ ग्रुप है वो जा कर के बेंजीन से अटैच हो जाएगा। ठीक, तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन इज़ एन इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है जहाँ पर एसाइल ग्रुप एरोमेटिक रिंग से जा कर के अटैच हो जाता है, और यहाँ पे आपका जो कैटलिस्ट होता है वो आपका एक लोविस एसिड होता है। ठीक, आपको ये लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है, व्हाट इज़ राइचर्ड मेसल वैल्यू। राइचर्ड मेसल वैल्यू क्या होती है? देखिए ये आपके फैट्स एंड ऑयल से ये क्वेश्चन उठा हुआ है। यहाँ पे क्या रहेगा कि जो राइचर्ड मेसल वैल्यू है, जो हमारे फ्री फैटी एसिड होते हैं, मीन्स फैटी एसिड, जो फैट्स एंड ऑयल में फैटी एसिड है उनमें जो कितना अमाउंट वोलाटाइल नेचर, मीन्स कितना अमाउंट हमारे यहाँ पे वोलाटाइल कंटेंट है, उसको मेज़र करने का काम राइचर्ड मेसल करता है। ठीक, मीन्स एक ऐसा नंबर है, राइचर्ड मेसल एक ऐसा नंबर है जहाँ पर हमें ये पता चलता है कि कितने यहाँ पे मिलीलीटर अल्कली की रिक्वायरमेंट होगी, ताकि जो हमारे वोलेटाइल फैटी एसिड है उनको हम यहाँ पे न्यूट्रलाइज कर सकें। ठीक है, जैसे अभी तक नॉर्मल आपने सपोनिफिकेशन एसिड वैल्यू पढ़ा था, वैसे ये राइचर्ड मेसल वैल्यू होता है जिसमें हम वोलेटाइल फैटी एसिड के अमाउंट को यहाँ पे मेज़र करते हैं। ठीक, ठीक है,
तो यहाँ पे भी आपका टाइट्रेशन ही यूज़ किया जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि कितने यहाँ पे मिलीलीटर में एल्कली की ज़रूरत पड़ेगी, जिससे कि हम वहाँ पे जो सैंपल है मीन्स सैंपल मतलब आपका फ़ैट या ऑयल है, उसमें जो हमारा वोलेटाइल कंटेंट है वो कितना अमाउंट है और उसको न्यूट्रलाइज करने में कितना एल्कली की यहाँ पे आवश्यकता हो रही है। ठीक है, बस आपको ये नॉर्मल लिखना हो रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ड्रॉ एनी 4 एरोमेटिक स्ट्रक्चर। कोई 4 एरोमेटिक स्ट्रक्चर आपको बनाना है। तो मैंने यहाँ पे 4 बनाया था, बेंजीन का, नेप्थलीन का, एंथ्रासीन और फिनेंथ्रीन का। ठीक, एक बार आप इसको देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। डिफाइन एरोमेटिसिटी। एरोमेटिसिटी क्या है उसके बारे में बताइए। तो देखिए क्या लिखा है, एरोमेटिसिटी इज डिफाइंड एज ए प्रॉपर्टी ऑफ द कॉन्जुगेटेड साइक्लोएल्कीन्स which enhance the stability of a molecule due to the delocalization of electron present in the pi orbital। मीन्स यहाँ पे जो एरोमेटिसिटी है वो जो साइक्लो एल्कीन्स होती है, यहाँ पे एल्कीन बोला है, एल्केन नहीं बोला है। तो यहाँ पे जो साइक्लो एल्कीन्स है मीन्स यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए। ठीक, तो सॉरी ट्रिपल बॉन्ड तो नहीं होगा, यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए, वो भी कहाँ पे, साइक्लिक स्ट्रक्चर जो होंगी उसके अंदर, वो भी फुल्ली कॉन्जुगेशन में। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, एरोमेटिसिटी किसी भी साइक्लो एल्कीन की वो प्रॉपर्टी होती है जहाँ पर क्या होता है कि वो जो रिंग होता है वहाँ पे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन होता है। डीलोकलाइजेशन की वजह से वो जो रिंग होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक, एक बार देख लीजिएगा, इसको पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे हैं, जैसे बेंजीन और नेप्थलीन है। बेंजीन में आपको 3 यहाँ पे पाई बॉन्ड मिल जाएंगे और टोटल आपके यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये 6 इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो रेजोनेंस के फॉर्म में होते हैं, मीन्स यहाँ पे उनका लगातार डीलोकलाइजेशन होता रहता है और जिसकी वजह से यहाँ पे जो बेंजीन रिंग होता है वो ज़्यादा स्टेबल हो जाता है। ठीक है, तो एरोमेटिसिटी नॉर्मली एक तरीके से जो हमारे साइक्लो एल्कीन्स होती हैं उनके स्टेबिलिटी को शो करने के लिए होता है। ठीक, और ये एरोमेटिसिटी हमें पता कैसे चलेगा, तो मैंने आपको पहले ही बताया था, जो हकल्स रूल होते हैं उसके थ्रू हमें पता चलेगा कि कोई कंपाउंड एरोमेटिक है या नहीं, ये चीज़ हमें पता चल जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वाई फिनॉल इज एसिडिक। फिनॉल एसिडिक क्यों है इसके बारे में बताइए। तो देखिए यहाँ पे जो फिनॉल होता है वो एसिडिक इसलिए होता है क्योंकि जो फिनॉल के पास में जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है वो आसानी से अपने हाइड्रोजन को डोनेट कर देता है, मीन्स अपने प्रोटॉन को डोनेट करेगा। और ये हाइड्रोक्सिल ग्रुप मीन्स आपका फिनॉल आगे जा कर के फिनॉक्साइड आयन में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से उस पर जो निगेटिव चार्ज आ जाता है और वो जो निगेटिव चार्ज है वो रिंग में लगातार डीलोकलाइज होता है, मीन्स रेजोनेंट के फॉर्म में वहाँ पे उसके जो चार्ज है वो स्टेबल होते रहते हैं। इस वजह से जो हमारा फिनॉल है वो एसिडिक नेचर का होता है। ठीक, आपको ये चीज़ पहले ही पता होगा कि एसिड क्या होता है, जो अपने प्रोटॉन को आसानी से डोनेट कर देता है, मीन्स जो हाइड्रोजन एटम्स को जो आसानी से डोनेट कर दे वो एसिड होता है। ठीक, तो यही चीज़ है कि जो फिनॉल होता है, फिनॉल पर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप से जो हाइड्रोजन है वो आसानी से वहाँ पे डोनेट हो जाता है। इस वजह से ये जो हमारा फिनॉल है वो एसिडिक है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। वाई चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वाई पैरानाइट्रो एनिलीन इज लेस बेसिक देन एनिलीन। तो आपको मैं पहले ही बता देती हूँ कि अगर जैसे एनिलीन है मीन्स नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन पे जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेंगे वो उतने अच्छे बेस होंगे, लेकिन जितना कम वहाँ पे अवेलेबिलिटी होगा इलेक्ट्रॉन का वो उतने ज़्यादा वीक बेस होंगे। ठीक, तो यहाँ पे क्या है देखिए, जो यहाँ पे पैरानाइट्रो एनिलीन है उसमें एनिलीन के साथ में एक नाइट्रो ग्रुप लग गया है। वो नाइट्रो ग्रुप है क्या, वो एक तरीके से इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है, मीन्स जो एनिलीन के ऊपर इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर खींच रहे हैं, जिसकी वजह से जो अवेलेबिलिटी है इलेक्ट्रॉन की नाइट्रोजन के ऊपर वो कम हो जा रहा है, जिसकी वजह से जब इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस अगर कम हो जाएगा तो वो उतना ज़्यादा वीक बेस होगा। ठीक है, तो देखिए क्या है, पैरानाइट्रोएलिलीन इज लेस बेसिक देन एलिनीन बिकॉज द स्ट्रॉन्गली इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप कौन सा है, नाइट्रो ग्रुप। नाइट्रो ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप है और वो भी कहाँ पे लगा हुआ है, पैरा पोजीशन पर क्या कर रहा है,
पुल इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवे फ्रॉम द अमीन, मीन्स अमीन के पास में जो उसके इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी ओर खींच रहा है, और जिसकी वजह से यहाँ पर लोन पेयर जैसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कम अवेलेबल होंगे, और जब लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम अवेलेबल होंगे तो यहाँ पे प्रोटॉन का डोनेशन भी कम होगा। तो इस वजह से जो पैरानाइट्रो एलिलीन है वो लेस बेसिक होता है एज़ कम्पेयर टू द एनिलीन। ठीक है, यहाँ पे मेन रीज़न क्या है, जो पैरानाइट्रो ग्रुप है, मीन्स नाइट्रो जो ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इस वजह से ये लेस बेसिक है। लेकिन अगर ये इसी के यहाँ पे कुछ और ग्रुप लग जाता है जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है, तो वो अपने इलेक्ट्रॉन को अमीन को देंगे, तो अमीन को देंगे मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वहाँ पर अवेलेबल होंगे डोनेशन के लिए, तो इस रीज़न से वो स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ठीक, मीन्स यहाँ पे दो चीज़ें हैं, अगर कभी भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगा हुआ है वो भी यहाँ पे किसी बेस के साथ में, तो वो उसकी बेसिसिटी को कम करता है। लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है किसी बेस के साथ में, तो वो उसकी बेसिसिटी को इंक्रीज़ करता है। ये चीज़ याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिफरेंट कन्फर्मेशन ऑफ इथेन। इथेन के आपको डिफरेंट कन्फर्मेशन को लिखने हैं यहाँ पे। देखिए यहाँ पे बहुत सारे कन्फर्मेशन होते हैं इथेन के, लेकिन जो नॉर्मली यहाँ पे दो देखे गए हैं, स्टैगर्ड और इक्लिप्स फॉर्म। स्टैगर्ड यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएगा। देखिए स्टैगर्ड फॉर्म जो होता है, जब उसको हम 60 डिग्री पर रोटेट करते हैं ना, तो हमारा इक्लिप्स फॉर्म यहाँ पे मिलता है। ठीक, और इक्लिप्स के अलावा भी एक और होता है स्क्यू, तो वो भी होते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा स्टेबल अगर देखा जाए तो स्टैगर्ड ही होता है। ठीक, क्योंकि यहाँ पे इक्लिप्स में थोड़ा सा यहाँ पे रिपल्शन भी आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, अभी तक मैंने टोटल 21 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। आज स्टार्ट करने जा रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22। ठीक, कोई भी डाउट रहे आप बेझिझक कमेंट में पूछ सकते हैं। देखिए क्या है क्वेश्चन, व्हाट इज़ बनाना बॉन्डिंग। बनाना बॉन्डिंग क्या है बताइए। आपको मैंने एक वर्ड बताया था, स्ट्रेन, एंगल ऑफ स्ट्रेन ना, मीन्स एंगल ऑफ स्ट्रेन में क्या होता था कि जब किसी बॉन्ड को, मीन्स नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल जो होता है 109 डिग्री 28 मिनट से कॉम्प्रेस करके उसको कम किया जाता है, जैसे कि 60 डिग्री हमने बनाया है। ठीक, तो ये जो एंगल है 60 डिग्री, ये अपने नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल को अचीव करना चाहेंगे। ठीक, ये जो कार्बन है वो अपने नॉर्मल टेट्राहेड्रल एंगल को अचीव करना चाहेंगे, तो जो अचीव करने के लिए वो इस बॉन्ड के बीच में जो तनाव लगेगा उसे ही कहा जाता है एंगल ऑफ स्ट्रेन। ठीक, तो ये जो एंगल ऑफ स्ट्रेन है उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रही है, मीन्स यहाँ पे दो कार्बन के बीच में जो ओवरलैपिंग हो रहा है, ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग है, वो ओवरलैपिंग एक्सिस पे ना हो करके, मीन्स एक एक्सिस है उस पर ना हो करके थोड़ा सा बाहर के साइड पे जब ये ओवरलैपिंग होता है तो उसको हम कहते हैं बेंट बॉन्ड, मीन्स थोड़ा सा झुका हुआ बॉन्ड। तो यही ओवरलैपिंग की वजह से ये जो बाहर के साइड पे थोड़ा सा ओवरलैपिंग आपको दिख रहा है, ये कुछ बनाना शेप का दिखा है, इसलिए इसका नाम दे दिया गया है बनाना बॉन्ड। बनाना बॉन्ड को हम बेंट बॉन्ड भी कहते हैं। ये जो बेंट बॉन्ड है ये थोड़ा सा जैसे बनाना के शेप में दिखाई देता है। ये उन मॉलिक्यूल्स जिनमें स्ट्रेन दिखाई देता है उनमें ज़्यादातर ये पाए जाते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल था साइक्लोप्रोपेन, यहाँ पे उसका यहाँ पे आपको स्ट्रक्चर भी दिख रहा होगा कि वहाँ पर स्ट्रेन ज़्यादा होने की वजह से यहाँ पर जो ओवरलैपिंग हो रहा है वो एक्सिस पे ना हो करके बल्कि एक्सिस से थोड़ा सा बाहर साइड पे हो रहा है। इसी वजह से क्या है, इसको हम बेंट बॉन्ड या बनाना बॉन्ड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मेंशन एनी टू क्वालिटेटिव टेस्ट फॉर फिनॉल। कोई दो क्वालिटेटिव टेस्ट लिखे, यहाँ पे बहुत सारे हैं क्वालिटेटिव टेस्ट, जैसे कि लिटमस पेपर टेस्ट, सॉल्युबिलिटी टेस्ट, फेरिक क्लोराइड टेस्ट, ब्रोमीन वाटर टेस्ट। ये सारे आप पढ़ लीजिएगा क्योंकि 7 मार्क्स में भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो हमें 2 मार्क्स के हिसाब से लिखना है, तो हमसे पूछा गया है दो क्वालिटेटिव टेस्ट को बताइए। तो यहाँ पे दो क्वालिटेटिव टेस्ट में पहला है लिटमस पेपर टेस्ट, जिसमें क्या होता है कि फिनॉल आपका एसिडिक नेचर का है, इसलिए ये ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देता है।
और सॉल्युबिलिटी टेस्ट में ये आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड में सॉल्युबल है और सोडियम बाइकार्बोनेट इनमें ये इनसॉल्युबल होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, व्हाट इज़ एस्टर वैल्यू। एस्टर वैल्यू क्या है उसके बारे में बताइए। तो ये भी आपके फैट्स एंड ऑयल से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2 मार्क्स में जो कि पूछे जाते हैं। एस्टर वैल्यू क्या है, तो एस्टर वैल्यू एक ऐसा नंबर है जहाँ पे हमें ये पता चलता है कि कितने मिलीग्राम आपके एल्कली मीन्स KOH हो सकता है और NaOH भी हो सकता है। इसकी हमें रिक्वायरमेंट होगी ताकि जो हमारा जो सब्सटेंस है 1 ग्राम सब्सटेंस या सैंपल कह सकते हैं, चाहे वो ऑयल का हो चाहे फैट का, उसको सपोनीफाई करने के लिए कितने ग्राम हमें मिलीग्राम हमें KOH की आवश्यकता होगी। ठीक, यही कहलाता है क्या, एस्टर वैल्यू। एस्टर वैल्यू सपोनिफिकेशन वैल्यू माइनस एसिड वैल्यू, इन दोनों को जब आप सॉल्व करोगे तो उससे जो निकला हुआ वैल्यू होता है उसी को हम कहते हैं एस्टर वैल्यू। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, व्हाट इज एसिड वैल्यू। एसिड वैल्यू क्या है, जो आपके पास में सैंपल है फैट और ऑयल, उसके अंदर जो हमारा फ्री फैटी एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने मिलीग्राम KOH की आवश्यकता होती है, उसको हम कहते हैं एसिड वैल्यू। ठीक, एस्टर वैल्यू में भी सेम है, लेकिन यहाँ पे बोला गया है सपोनीफाई द एस्टर। ठीक, अगर हमारे पास में 1 ग्राम सैंपल है तो उस 1 ग्राम सैंपल में जो एस्टर प्रेजेंट है उसको सपोनीफाई करने के लिए कितना KOH की ज़रूरत पड़ती है। सेम टू सेम अगर आपके पास में सैंपल है 1 ग्राम तो उस सैंपल में जो एसिड प्रेजेंट है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए कितने mg में KOH की ज़रूरत पड़ती है, उसको हम कहते हैं एसिड वैल्यू। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, डिफाइन सपोनिफिकेशन वैल्यू। सपोनिफिकेशन वैल्यू क्या है, ये भी सेम है। अगर आपके पास में कोई सैंपल है तो उस सैंपल को सपोनीफाई करने के लिए कितने ग्राम KOH की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो आपका जो सैंपल है वो आपके सोप और ग्लिसरॉल के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। ठीक, तो ये हमारा कहलाता है क्या, सपोनिफिकेशन वैल्यू। ये ज़्यादातर आपके मॉलिकुलर वेट जो होते हैं फैटी एसिड के और उनकी क्या लेंथ है उनको इंडिकेट करता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, राइट 1 एग्जाम्पल ऑफ मूफा एंड फूफा। मूफा और फूफा का एक एग्जाम्पल लिखिए। मूफा का फुल फॉर्म है मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और फूफा का फुल फॉर्म है पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, ओलिक एसिड है और फूफा का omega-3 एंड omega-6 फैटी एसिड है, तो ये एग्जाम्पल आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द मॉलिकुलर ऑर्बिटल पिक्चर ऑफ बेंजीन। आपको बेंजीन के मॉलिकुलर ऑर्बिटल पिक्चर बनाने हैं, तो यहाँ पे मैंने 2-3 बनाए हुए हैं। मीन्स यहाँ पे आपको ऑर्बिटल पिक्चर बना करके शो करना है, देख लीजिएगा। ठीक, अगर कोई दिक्कत आएगी, अगर समझ में नहीं आता देन आप पूछ लीजिएगा। थैंक यू सो मच।